हेलो चेक. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. एकदम ठंडा गुड आफ्टरनून है ये तो, एब्सोल्युटली ठंडा गुड आफ्टरनून. मुझे ऐसा लगना चाहिए कि सूरत के लोग यहाँ पर सचमुच में आए हुए हैं और करीबन 700 से 800 लोग यहाँ पर टाइगर्स एंड टाइगरेसेस, यहाँ पर बिजनेस के टाइगर्स एंड टाइगरेसेस यहाँ पर आए हैं, ऐसा मुझे लगना चाहिए. तो मैं आप लोगों को एक और चांस देता हूँ, एक और मौका देता हूँ. ये आपका जिंदगी का लास्ट चांस है, लास्ट मौका है. जब मैं गुड आफ्टरनून बोलूंगा, मुझे इस तरह का गुड आफ्टरनून चाहिए कि आपका जीवन का सबसे लाउडेस्ट गुड आफ्टरनून होना चाहिए. इसके बाद आप समझ लेना कि आपकी बोलने सुनने की शक्ति चली जाएगी. यू विल बिकम डेफ and dumb, and therefore I want the loudest good afternoon in the history of your life. Are you all ready? Yeah. Okay, good afternoon everybody. ये 100 करोड़ वाला गुड आफ्टरनून था और पहला वाला जो था वो 2 करोड़ वाला था. इससे एक बात साबित होता है, 2:40 के आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो जुनून है, वो जोश है, वो डिटर्मिनेशन है, वो डेडिकेशन है, वो सिंसियरिटी है, वो कमिटमेंट है, वो सब कुछ है. लेकिन बोलते हैं ना, जमाने की मार और जिंदगी की ठोकर ने कहीं ना कहीं पिछले 20-25 साल में उस जुनून को किधर कम तो नहीं कर दिया. तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर लार्ज नंबर्स में आए. यहां पर आने का मतलब ये हुआ कि यू आर सक्सेस माइंडेड. आपके अंदर सक्सेसफुल होने का बीज अभी भी बाकी है. आप बोल सकते थे कि आज मेरा बच्चे का बर्थडे है, मेरा बीवी का बर्थडे है, मेरी बीवी का शादी है, कुछ भी आप बोल सकते थे. लेकिन आप ये सब ना बोलते हुए यहां पर आए, इससे एक बात साबित होता है कि आप सक्सेस माइंडेड है. आपके अंदर कुछ कर दिखाने की भावना अभी भी बाकी है. मैं डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, वहां पर यह कहा जाता था, मोस्ट पीपल गो टू देयर ग्रेव जस्ट यूजिंग 5% ऑफ देयर पोटेंशियल. ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग इस दुनिया में आते हैं वो अपने 5% पोटेंशियल को यूज करते हैं और बाकी 95% अपने साथ अपने शमशान भूमि पे लेके जाते हैं. तो डेल कार्नेगी कहते हैं, व्हाट ए कोलोसियल वेस्ट ऑफ ह्यूमन टैलेंट. सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स. बहुत खुशी आप लोगों के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. तो ये बताइए, आप क्या सीखना चाहते हैं? क्यों आए हैं आप यहाँ? अल्लाह, क्यों आए हैं आप? मैडम क्यों आए हैं यहाँ पर? कोई नहीं बात करेगा, सबका मोबाइल बंद करके रखिए, वाइब्रेशन में भी ना रखिए, क्योंकि वाइब्रेशन में रखना यानी कि वो नॉर्मल रखना ही है. वो वाइब्रेशन में रखेंगे, किसी ना किसी का फोन आ जाएगा, आपको दिल करेगा उससे बात करने का. और शायद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला था, वो एक फोन कॉल के चक्कर में जो कि अवॉइड किया जा सकता था. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन द एब्सोल्यूट ऑफ मोड. एब्सोल्युटली ऑफ मोड पे रखिए. मैडम आप क्यों आए यहाँ पर? टू लर्न समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी. क्या लर्न करना चाहोगे? क्या लर्न करना चाहोगे? बिंदास बोलिए. कुछ नया. क्या सीखना चाहते हो नया? हस्बैंड को कैसा कंट्रोल में रखने का, कि अपने पास सब टेक्निक है. जो मनता बाजू वाली को कैसे कंट्रोल में रखने का. तो आप मेरे को बताइए, नहीं तो मैं वो सिखा दूंगा जो आपको नहीं चाहिए. सो बेसिकली काम सूत्र के बारे में भी बता सकता हूं मैं. कोई भी चीज के ऊपर आप सब्जेक्ट बोलिए, मैं उसके ऊपर छोड़ सकता हूं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. सो आप मेरे को नहीं बताएंगे तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाएगा. तो आप बताइए, आप क्या सीखना चाहते हैं? लाइफ टाइम ग्रोथ के बारे में. यस सर, व्हाई हैव यू कम हियर? बैठिए मैडम. यस, यू लर्न दैट आपने सीखा, आपने समझा कि 10 लॉस के बारे में इधर संतोष नायर बात करने वाला है, तो आप वो सुनने के लिए आए. यस मैम, व्हाई हैव यू कम हियर? कई बार उन्होंने मेरे बारे में सुना है, न जाने क्या क्या सुना है, लेकिन वो प्रैक्टिकली देखना चाहती थी तो देख लिया, हो गया कार्यक्रम. वो दरवाजा है. ओके, सो ये सुनना चाहती थी, देखना चाहती थी. आप कुछ भी बोल सकते थे. आप ये बोल सकते थे, मेरे पास संडे का दिन था, कुछ भी करने को नहीं था. तो मैं सोचा वहां जाके, और मेरा घर का एसी चलता नहीं है, तो सोचा गांधी स्मृति में जाके 4-5 घंटे सो लूं. ये भी आप बोल सकते हैं. आप कुछ भी बोल सकते हैं. यस मैडम. यस सर, आप क्यों आए? सीखने के लिए. क्या सीखना चाहते? क्या सीखना चाहते? बिजनेस में नया टेक्निक सीखने के लिए आए हैं. साहब यहाँ पर आए हैं बिजनेस में नया टेक्निक सीखने के लिए. यस सर, व्हाई हैव यू कम हियर? To enjoy life. He has come here purely to enjoy life, and that's a great thing to do. Why have you come here, sir? To learn my 10 laws of life. So मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं. लेकिन सबसे पहला let me start off by saying what is our vision of our organization. हमारा जो कंपनी का जो विजन है उसके बारे में मैं
थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। Our vision is to continuously create fearless, confident people. अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप जीते क्यों हैं, तो मैं एक ही चीज के लिए जी रहा हूं, to create fearless and confident people in an ever-changing world, and thereby bring about meaningful transformation in the lives of those who come in touch with us. मुझसे मिलने के बाद आदमी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मुझसे मिलने के बाद आदमी जो बहुत साल से सोच रहा था वो कर डालना चाहिए। मुझसे मिलने के बाद या मेरे कंपनी में स्मार्ट कंसल्टेंसी के किसी इंसान को मिलने के बाद वो सब करना चाहिए जो करना चाहता था। वो चाहता था कि एक बड़ा शोरूम चालू करूं और बड़े जमाने से सोच रहा था। मुझे मिलने के बाद आज रात को प्लॉट खरीद लेना चाहिए। मुझे मिलने के बाद वो सब कर लेना चाहिए जो वो बहुत जमाने से सोच रहा था। तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो धंधा है, इज टू क्रिएट फियरलेसनेस एंड कॉन्फिडेंस इन पीपल। ओके, एंड बाय 2020 वी वुड लाइक टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्फिडेंस सप्लाई कंपनी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आज से 13 साल के बाद वी शुड बी नोन एज द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन कॉन्फिडेंस सप्लाई कंपनी, and all our people should be known. So it could be our audios, it could be our videos, it could be our books or whatever. वो पढ़ने के बाद आदमी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। Now what is the business that we have? We have 4 businesses, 5 businesses. हम लोग corporate training में हैं। We do a lot of corporate training. या फिर Asian Paints, Blowplast। अगर वो लोग बुलाते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़े दिन पहले बुलाया कि हरियाणा में हमारा ट्रैक्टर नहीं बिकता है, and that was the end of the statement that was told to us। और वहां पर हमने उनको मदद किया, वहां पर उनका बिजनेस शेयर को इंक्रीज करने। कोको कोला ने कहा कि हमारा सिर्फ 13% मार्केट शेयर है, वी वांट टू गो टू 33%, वी हेल्प देम टू गो टू दैट पर्टिकुलर लेवल। दैट्स आवर ट्रेनिंग। देन वी डू काउंसलिंग। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि मैं 1-to-1 काउंसलिंग करूं, 1-to-1 काउंसलिंग, यू नो। सो बहुत सारे सीईओ से, एमडी से, 100 करोड़ 200 300 करोड़ की कंपनी, उसका एमडी का मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूं। हर 21 दिन में उनके ऑफिस में जाके उनके साथ बैठता हूं और 3-4 घंटे हम लोग डिस्कस करते हैं उनके बिजनेस के बारे में, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। क्योंकि हर इंसान को एक कोच की जरूरत होती है। इंडियन टीम के पास एक कोच है, जाकिर हुसैन का कोच है, अनिल अंबानी का कोच है, यू नो, टाइगर वुड्स का कोच है, सानिया मिर्जा का कोच है, मेरा भी कोच है। आपका कोच कौन? यू नो, ये तो ऐसा कभी कभी बुलाने से कोच नहीं बनता। ये तो बोले वही तो बात हो गई कि वो मैच खेलने का टाइम आ गया और 17 तारीख को मैच है, तो बोले 16 तारीख को कोच को बुला रहे, देखो यार सौरव गांगुली को कुछ करो यार, साला आता ही नहीं है, भारी नहीं निकलता, कुछ करता ही नहीं है, इसको जरा कोच करो। कोच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम, 24 आवर्स। एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड हैज ए परमानेंट कोच। परमानेंट। जी का नाम सुना है? जी इज जनरल इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैक वेल्च बोल के एक आदमी 30 साल से उसका सीईओ था, उसका कोच था डॉक्टर रामचरण। रामचरण उसको हमेशा मिलता था, बताता था तुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बिकॉज जो खेलने वाला आदमी है, जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, शी इज अ लॉन्ग जंपर है वो, और उसका जो कोच है उसका नाम है बॉबी ना। अंजू बॉबी जॉर्ज जब दौड़ के आती है और जंप मारती है, कभी कभी 7 फीट और कभी कभी 8 फीट, तो उसे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब मैं उड़ी मारती हूं तो 7 फीट क्यों है और कभी कभी 8 फीट क्यों है। लेकिन बॉबी जॉर्ज को ये बराबर मालूम है कि 7 और 8 क्यों है, क्योंकि बॉबी जब देखता है कि अंजू भाग के आती है और राइट लेग रख के उड़ी मारती है 7 और लेफ्ट लेग रख के उड़ी मारती है 8, लेकिन ये उड़ी मारने वाले को, जंप मारने वाला अंजू को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका पूरा फोकस उड़ी मारने में है, भागने में। उसी तरह से जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको नहीं मालूम जो आप कर रहे हैं सही है, रंग है, आपको नहीं मालूम आप जो स्टेप्स ले रहे हैं वो सही है कि गलत है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, उसमें कमिटमेंट है या नहीं है, वो काम है कोच का। तो वी डू अ लॉट ऑफ पर्सनल कोचिंग। एक हमारा बिजनेस है फील्ड सपोर्ट, यानी कि हम लोग बिजनेस में, अभी जैसा फूडलैंड बोल के बंबई में सुपरमार्केट चेन है फूडलैंड, अभी आजकल हमारे ट्रेनर लोग 24 घंटे उनके सेल्समैन के साथ फील्ड में घूमते रहते हैं, ये देखने के लिए कि फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। हमारा अगला बिजनेस है कंसल्टेंसी। वी डू HR कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टेंसी, एंड वी डू कंसल्टेंसी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। एंड फिर हमारा ब्रांड बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, इफेक्टिव ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, इसके ऊपर हमारा बिजनेस है। और हमारा अगला बिजनेस है ऑडियोज और वीडियो। बाहर आपको करीबन 70 ऑडियोज एंड वीडियोज बच्चों के लिए मिलेगा, आपके लिए मिलेगा। अगर आप बहुत ही एंग्री रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो उसके ऊपर ऑडियोज मिलेंगे। आपको सेल्स बढ़ाना तो उसके ऊपर ऑडियोज है। आप हर काम को पोस्टपोन करते हैं तो उसके लिए ऑडियोज और वीडियोज है। बाहर आपको सब मिल जाएगा, एंड दैट इज वन ऑफ आवर बिजनेस। एंड सो माय डियर फ्रेंड्स,
If you want to know anything more about our business, you can go to smm-art.com. बहुत साल पहले की बात है, 1983 में मैंने अपना करियर चालू किया एज ए न्यूज़पेपर वेंडर। 1983 में जब मैं SY BCom में पढ़ता था, एक दिन अपने फादर ने उठ के मुझे कहा कि मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं सकता हूँ। दो ऑप्शन थे मेरे सामने, या तो पढ़ाई कंप्लीट करो या तो फिर कर लो, छोड़ दो उसको। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी न किसी तरह से पढ़ाई को कंप्लीट करूंगा। एक दोस्त के साथ सुबह सुबह उठा अगला दिन और मैंने न्यूज़पेपर का धंधा चालू किया। बंबई में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स बोल के एक जगह है, वहां पर 1983 में मैं रोज सुबह जाके न्यूज़पेपर डालता था। और उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर के टाइम पे अकाउंटेंट का नौकरी करता था, रात के टाइम पे ट्यूशन लेता था। 400-500 रुपया कमाता था। अपने फादर के हाथ में जब वो 500 रुपया देता था, उनके लिए वो 5 करोड़ के बराबर था। क्योंकि 18 महीने से हमने भाड़ा नहीं भरा था महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। वहां के जितने किराने वाले हैं सबसे हमने उधार लिया था, दूध वाले से उधार, पेपर वाले से उधार, सबसे उधार लिया था। एंड अवर कंडीशन वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। मेरी बड़ी बहन का शादी होने का उम्र हो चुका था, छोटी बहन का उम्र हो चुका था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। ये था 1983। रात चलते चलते 1985 में मुझे मिल गया स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, और मुझसे पूछा तू करता क्या। मैंने पूरी स्टोरी सुनाई और उसने कहा न्यूज़पेपर का धंधा करता है। तुझे मालूम है संतोष, अपना गली का कुलकर्णी, वो जो पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी न्यूज़पेपर वेंडर करके चालू किया आज से 25-30 साल पहले। कुलकर्णी वो जो पेड़ के नीचे है, उसी पेड़ के नीचे आज भी बैठा हुआ है। अगर तू न्यूज़पेपर का धंधा करके और घर घर में जाके ये डालने से अगर तू सोचता है कि तेरी जीवन बन जाएगा, तो तू तो बेकार है। और रहा बात अकाउंटेंट का, आज तुझे 400 रुपया पगार मिल रहा। एक सिंधी फाइनेंसर के उधर मैं काम करता था, फिल्मों को फाइनेंस करता था, वहाँ 400 रुपये का वो पगार देता था मुझे। मेरे को स्वामी ने कहा कि अगला साल वो 500 हो जाएगा, अगला साल 600 हो जाएगा, अगला साल 700 हो जाएगा, अगला साल 800 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी, तो तेरा सिर्फ पगार होगा 3,500-4 हज़ार रुपया। उससे तू क्या घर बनाएगा, उससे तू क्या प्रोग्रेस करेगा, उससे तू क्या शादी करेगा, और क्या तू बच्चों को एजुकेशन देगा। और रहा बात है ट्यूशन का, आज तू 1 ट्यूशन ले रहा, कल 2 होगा, कल परसों 3 हो जाएगा, लेकिन तू बड़ा आदमी कभी नहीं बनेगा। तू लाइफ में कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकेगा, अपने माँ बाप के चाहतों को पूरा नहीं कर सकेगा, अपने चाहतों को तू पूरा नहीं कर सकेगा। और जब तू पूरा नहीं कर सकेगा, तू जरूरतों के हिसाब से जिएगा। जरूरतों के हिसाब से जीने वाले लगातार चाहतों को मार डालते हैं, और तू वही करेगा। जरूरतों के हिसाब से जीने वाले लगातार चाहतों को मार डालेगा, और तू भी वही करेगा। तेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। मैं बोला यार स्वामी डरा मत इस तरह से, बोल करने का क्या है, तू फंडा तो समझिए, तो डरा तो दिया, अभी ये बोल करने का क्या है। बोले अगर लाइफ बनाना है, अगर जिंदगी बनाना है, नाम बनाना है, इज्जत कमाना है, शौहरत कमाना है, पैसा कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक ही प्रोफेशन है, और उस प्रोफेशन में अगर जुड़ जाएगा तो तेरे को बहुत पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत मिल जाएगा। तो मैंने कहा कौन सा प्रोफेशन है, और उसने कहा दैट इज अ प्रोफेशन ऑफ सेल्स। सेल्स में अगर तुमने काम किया। मैं लेकिन स्वामी मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो उसने कहा कि कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में आने के पहले उसे कुछ भी नहीं मालूम। जाकिर हुसैन ये प्रोफेशन में आने के पहले तबला उसको नहीं मालूम था। अमिताभ को ये प्रोफेशन में आने के पहले एक्टिंग नहीं मालूम था। कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में आने के पहले उसके बारे में उसको कोई जानकारी होती नहीं है। अल्टीमेटली वो प्रोफेशन में जाके उसके बारे में सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, तो ही वो लाइफ में आगे बढ़ता है। तो तू अगर सेल्स में चला गया तो तुझे मिलेगा पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत, सब कुछ मिलेगा। स्वामी की बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने कहा कि मैं बन जाऊंगा सेल्समैन। अगला दिन से मैं पेपरों में ढूंढ रहा था कि कौन से कंपनी में सेल्समैन बनूं। बहुत सारे इश्तिहार देखा और मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजा, लेकिन कोई आदमी ने कभी बुलाया नहीं। फिर एक दिन मैंने देखा बड़ा सा एक एडवर्टाइजमेंट, वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, want to make a lot of money, want to own a bike in 6 months time, come to Eureka Forbes। सुना है यूरेका फोर्ब्स? यूरेका फोर्ब्स, कम टू यूरेका फोर्ब्स। हमने तो नहीं सुना था, 1983-85 की बात है, हमने तो कहाँ सुना था यूरेका फोर्ब्स। तो वो देखा और मैंने बोला यार यहाँ पर वहाँ पर सेल्स की जरूरत है, तो यहाँ चला जाता हूँ। तो केवल राज सालियन बोल के मेरा एक दोस्त है, उसके पास गया। उसको मैं बोला सालियन यार मेरे को यार ये इंटरव्यू में जाना है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, तू एक काम कर मेरे को 5 रुपए दे दे। और उसने अपना पावती निकाला, उसमें लिखा +5 135 रुपीज। मेरे को बोलता है अब ये सब मिला के 135 रुपए हो गए जो तूने पुराने उधार लिए, कब देगा? मतलब मरने के पहले सूद के साथ तेरे को दे दूंगा, अभी 5 दिन निकलने का है। वो बोला मैं भी तेरे साथ चलता हूं क्योंकि मुझे भी वर्ली में काम है। वो मेरे साथ आया और हम लोग वर्ली तक गए। वो अपने रास्ते पे सस्मीरा कॉलेज के उधर चला गया और मैं ये क्रिस्टल बिल्डिंग में चला गया यूरेका में एडवर्टाइज मतलब इंटरव्यू देने के लिए।
एक बात रह गई, जब वो जा रहा था वो अपने सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दिया था बस में, वो मेरे बैग में रह गया, तो मैंने कहा कि चलो उसको शाम को दे देंगे, ऐसा वो चला गया और मैं ऊपर चला गया। 4 माला चढ़ के मैंने जब दरवाजा खोला यूरेका फोर्ब्स का, तो मेरे को हो गया एक सेमी हार्ट अटैक। 400 लोग वहां बैठे हुए, एकदम कोई टाई लगा के, कोट लगा के, मस्त ब्रीफ केस, परफ्यूम मार के, और मैं गया था चप्पल में और जीन्स में, ऊपर हाफ शर्ट। मुझे क्या मालूम कि इधर जूता बीता पहन के आने का होता है करके, क्योंकि वो टाइम पे अपने को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। अंदर गया, मैं बोला यार इधर तो कुछ होने वाला नहीं, दरवाजा छोड़ दिया और मैं नीचे उतरने को चालू किया। 2nd फ्लोर तक आ रहा था, मैंने ये डिसाइड किया कि इधर मेरा कुछ होने वाला नहीं है। 2nd फ्लोर पे मैं आया और 2nd फ्लोर तक आया तो केवल राज सालियन ऊपर आ रहा, बोला कहाँ जा रहा है तू? मैं बोला मैं घर जा रहा हूँ यार, इधर मेरे को नहीं लगता मेरा इधर कुछ होगा। बोले एक काम कर, 135 पूरा इधर दे, नहीं तो ऊपर जा। पैसे की मजबूरी क्या होती है वो दिन मैंने समझा कि पैसे नहीं थे बोल के मुझे ऊपर जाना पड़ा, यूरेका फोर्ब्स में इंटरव्यू देना पड़ा। और वहां पहुंच गया मैं 9:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे, आफ्टर वेटिंग फॉर 6 आवर्स मेरा इंटरव्यू आया बाय, एंड इट वाज टेकन बाय मिस्टर राजेश मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब एक 6 फुटर पंजाबी आदमी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड, सेंट बॉस्को, एमसे डोमिनिक बॉस्को या सेंट डोमिनिक बॉस्को स्कूल में, डॉन बॉस्को वाले मल्होत्रा साहब ने अंग्रेजी में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और मैं था बर्फी वाला स्कूल में जहाँ हिंदी में बात करते थे और मराठी में हम बात करते थे कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पूरा वो मराठी ऑडियंस होता था। तो इन्होंने ऐसा धुआंधार क्वेश्चंस पूछा अंग्रेजी में, अपने को आवे नहीं, जो भी मन में आया बोल दिया। मल्होत्रा साहब ने कहा कि वी विल गेट बैक टू यू इन 15 days टाइम। ये मल्होत्रा साहब का रिजेक्ट करने का तरीका था, ये मुझे आज मालूम है। मल्होत्रा साहब 3 चीज करते थे, अगर आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट ले लेते थे, और अगर आदमी ठीक ठाक लगा तो रिजर्व बाद में लेंगे, और आदमी ठीक नहीं लगा तो उसको रिजेक्ट करते थे। मल्होत्रा साहब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आई डिड नॉट लुक लाइक ए सेल्समैन, आई डिड नॉट टॉक लाइक ए सेल्समैन, आई डिड नॉट वॉक लाइक ए सेल्समैन, सो आई वाज रिजेक्टेड एज ए सेल्समैन इन यूरेका फोर्ब्स। मैं घर जाके अपने माँ को बोल दिया आज मैंने ऐसा ऐसा इंटरव्यू दिया और ऐसा हो गया। मेरी माँ ने बोला ये क्या इंटरव्यू है? मैं बोला इस तरह का, घर घर जाना पड़ेगा। और काम क्या है? मतलब घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचना पड़ेगा। बोलो वो क्या चीज़ है? मतलब वो तो मेरे को भी नहीं मालूम। बोले कुछ साफ सफाई का मशीन है और घर घर जाके ये साफ सफाई का मशीन। बोले कितना बड़ा है? मतलब 18 किलो का सूटकेस था जो उन्होंने बोला ये उठा के तू 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर जाएगा? And she looked at me with shock. And केस वो लेके चली गई to the दरबार of K.S. नायर। K.S. नायर मेरे फादर है। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट लोग हैं उसमें मेरा बाप का नाम जरूर आएगा। इतना खतरनाक आदमी, पूरा खानदान को डरा के रखा हुआ एक इंसान K.S. नायर। मेरी माँ उसके सामने कैसे खड़ी रहती है आज भी मेरे को नहीं समझ में आया। पूरी कॉलोनी डरती थी, खानदान डरता था, ऐसा था टेररिस्ट K.S. नायर। इसके दरबार में जब केस चला गया, बोले देखो बेटा क्या बोलता है, सेल्समैन बनेगा, घर घर जाएगा और 18 किलो का सूटकेस लेके जाएगा। बापू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुझसे कहा ये सब काम सिंधी पंजाबी लोग का है, हम लोग मद्रासी लोग हैं, वी आर केरलाइट्स। मुझे देख, मैं पिछले 30-35 साल से KEC इंटरनेशनल में काम कर रहा हूं और तुझे कोई जरूरत नहीं है सेल्समैन का नौकरी करने के लिए, एंड अभी जो तू अकाउंट्स का नौकरी कर रहा है उसमें तू आगे बढ़ेगा। और मैं समझ गया कि मेरा सेल्स का करियर वाज ओवर। वो रात मैंने अपने फादर को बराबर देखा, क्योंकि उन्होंने कहा ना मुझे देख के मेरे माफत बन। मैंने वो रात उनको देखा बराबर और ये डिसाइड किया इसके माफत तो बनने का ही नहीं है। ये तो लॉस मेकिंग आइटम है, इसके माफत बनेगा तो अपना यही हाल होगा जो आज के तारीख में है। और मैंने ये डिसाइड किया, आज भी फादर मेरे साथ ही रहते, एकदम राजा के माफत रहते, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने ये कहा और मैंने उनको बराबर देखा। वो रात मैंने डिसाइड किया कि इसकी आज के बाद कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि इनके पास अगर पैसा कमाने का रास्ता है, अगर पैसा कैसा कमाने का और आगे कैसे जिंदगी में बढ़ने का, लाइफ टाइम ग्रोथ कैसा होता है, अगर उनको मालूम होता तो अपने बेटे को तो सिखाई देता। जब उनके पास नहीं था बोल के उन्होंने खुद नहीं किया और फिर अपने को भी नहीं सिखाया, तो ये बात तय हो गई कि इसके माफत बनना नहीं है। खैर यूरेका से भी कॉल नहीं आया। कहानी इस तरह से जाती है कि अनिल कुमार गुप्ता बंबई को आधा संभालते थे, मल्होत्रा साहब बंबई को आधा संभालते थे। अनिल कुमार गुप्ता को सेल्समैनों की जरूरत पड़ी और अनिल कुमार गुप्ता ने बहुत ऐड दिया, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब रिस्पॉन्स नहीं मिला
तो मल्होत्रा साहब के पास गए, बोले यार मल्होत्रा, तूने रिसेंटली ऐड डाला था ना, तेरे पास कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है? मुझे चाहिए, एक टीम खड़ा करना 14 पर। बोले यार ये टाइम इतने बेकार कैंडिडेट आए कि मैं सबको ले लिया यार, है नहीं मेरे पास। बोले अच्छा तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट तो होगा? बोले यार रिजर्व को भी मैंने सिलेक्ट करके ले लिया। बोले यार तेरे पास कोई रिजेक्ट माल तो होगा? तो मल्होत्रा साहब ने कहा यस, 185 to 200 पीपल हैव बीन रिजेक्टेड, मैं तुझे देता हूं। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि वो 200 उन्होंने एप्लीकेशन साहब के हाथ में दे दिया, और गुप्ता साहब ने उसमें से काट छाट के कम से कम 20-25 लोगों को टेलीग्राम भेजा। इस तरह से ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन दोपहर को 2:30 बजे, दोपहर को मैं बैठा था घर में, गांधी जयंती का दिन था 1985, और घंटी बजा, मैं गया तो टेलीग्राम वाला, और टेलीग्राम लिखा हुआ रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू अनिल कुमार गुप्ता, यूरेका फोर्ब्स। वहां पर तकदीर ने साथ दिया। वो टेलीग्राम अपना बापू के हाथ में गया नहीं, वहां तकदीर ने साथ दिया। अगर उसके हाथ में जाता तो आज चीरा बाजार के कोई गली में, अंधेरी मतलब चीरा बाजार के बंबई के गली में कहीं ना कहीं मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता हुआ घूमता फिरता नजर आता। वहां पर तकदीर ने साथ दिया, मैंने बराबर उसको अंदर रख दिया। अगला दिन मैं 9:30 बजे पहुंच गया, अनिल कुमार गुप्ता से बात हुआ, और गुप्ता साहब ने कहा कि मैं एक बैच चालू करना। मेरे को बोलता ये लाइन में पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है। मैं बोला वो सब नहीं चाहिए, खाली पैसा चाहिए। इज्जत शोहरत सब आप अपने पास रखो, रोकड़ा चाहिए, अभी बहुत रोकड़े का जरूरत है। इज्जत लेके किधर डालेगा अपन? नाम लेके खंबा गाड़ेगा? मैं बोला नहीं चाहिए सर, नाम इज्जत वगैरह उसके लिए भी अलग सा पैसा मिलता, तो इज्जत आप रखो, पैसा उसका दे दो, फिलहाल रोकड़ा चाहिए। ये बताइए कि क्या करने से रोकड़ा मिलेगा? और गुप्ता साहब ने कहा कि अगला दिन मैं एक बैच चालू कर रहा हूँ 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को हमारा इंटरव्यू था, 4 अक्टूबर 1985 को एक बैच चालू कर रहा हूँ, और एक बैच 15 दिन के बाद चालू कर रहा हूँ, कौन सा बैच आप ज्वाइन करना चाहोगे? और मैंने कहा सर मैं 15 दिन के बाद वाला, क्योंकि मैं अभी बाकी के काम निपटा। बोलते देखो लाइफ में, और ये बात पता है कि उन्होंने कही, बोले वैसे भी अभी आने वाला 15 दिन तो तू अकाउंटेंट का ही नौकरी करने वाला है, और अकाउंटेंट का नौकरी यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही करने वाला है। अब पिछले कई सालों से यही कर रहा है, और सेल्स में अभी नया प्रोफेशन है। अब 15 दिन अगर तू वही काम करेगा जो तू करता आया है, तो तुझे लाइफ में आगे बढ़ने का कोई स्कोप तो मिलने वाला नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है तू कल से आ जा। मैं बोला बात तो पते की है, क्योंकि जब अपने को अकाउंट्स के लाइन में रहना ही नहीं है तो और 15 दिन क्यों मरने का उसमें। तो मैं बोला सर कल से आता हूँ 9:30 इन द मॉर्निंग। एट 9:30 इन द मॉर्निंग आई गो देयर एट यूरेका फोर्ब्स एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इट इज मोर देन 23 years नाउ, आई हैव नेवर लुक्ड बैक इन माई एंटायर लाइफ। 23 साल हो गए, मैंने मुड़ के अभी तक नहीं देखा। उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में 3,500 लोग होते थे सब मिला के, and the average vacuum cleaner sales all India average was about 4 vacuum cleaners। मतलब पूरे महीने में एक यूरेका फोर्ब्स का सेल्समैन 4 वैक्यूम क्लीनर बेचता था, और अगर आपने 8 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर पागल हो जावे, और आपको मतलब शाम को होटल बिटल लेके जाएगा अगर आपने 8 कर दिया। और अगर 12-14 किया तो हमारा कंपनी का उस जमाने में अखिल मार्फतिया बोल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, अपने स्टैंडर्ड 2000 कार में आते थे, रोवर 2000 बड़ा गाड़ी होता था, स्टैंडर्ड 2000 गाड़ी में आते थे। जिसने भी 12, 14, 15 किया वो बड़े दीवाने होते थे, उसको लेके ज्वेल ऑफ इंडिया में लेके जाते, एक बॉटल बियर पिलाते थे और खाना बिना खिलाते, और बदन में जिधर बोले उधर चुम्मा लगाने को तैयार था, क्योंकि उनको सेल्समैन उससे बड़ा प्यार था। बोले यार इतना बढ़िया काम करने वाला सेल्समैन को तो छोड़ ही नहीं सकता। कहानी ऐसी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा ट्रेनिंग हो गया 5 दिन, और 10th of October 1985 आफ्टर 5 days ऑफ ट्रेनिंग इन यूरेका फोर्ब्स मुझे भेज दिया गया फील्ड में एट 4:30 इन द आफ्टरनून। ऑन 10th of October 1985 4:30 मुझे बोला अभी जा तू। मैं बोला किधर जाऊं सर? बोले फील्ड में। मैं बोला सर ठीक है। तो 18 किलो का सूटकेस दिया, वो बोले जा। मैं बोला किधर जाऊं? बोले टेरिटरी, यू नो यू हैव टू बी गिवन अ टेरिटरी। सो मुझे टेरिटरी दी गया। बहुत सोचा उन्होंने और मेरे को बोला ग्रैंड रोड ईस्ट। मैं बोला सर वो तो बॉम्बे का रेड लाइट एरिया है। बोलता उधर बहुत पोटेंशियल है। मुझे भी लगा गुप्ता साहब वो एरिया में बहुत घूमे होंगे, सो पोटेंशियल का अंदाजा उनको ज्यादा है। मैं बोला लेकिन वहां पर वैक्यूम क्लीनर किसको बेचूं ये मैं सोचूं, क्या साफ कराऊं मैं वहां। खैर कोई बात नहीं। गुप्ता साहब ने कहा, हमने सर आंखों पे बात ले ली। 4:30 बजे 18 किलो का सूटकेस लेके मैं ग्रैंड रोड ईस्ट में उतरा, और
उस एक महीने में 20 दिन बचा हुआ था और उस 20 दिन में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा, 26 वैक्यूम क्लीनर। एंड आई वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन बन गया। तो सबको लगा फ्लूक में है, मुझे भी लगा फ्लूक में है, क्योंकि कभी कभी क्या है, धंधा मिल जाता है। कभी कभी है ना, इंश्योरेंस सेल्समैन है तो कभी कभी प्रीमियम मिल जाता है, उसको भी नहीं मालूम मिला क्यों, कस्टमर को भी नहीं मालूम दिया क्यों। कभी कभी फ्लूक में हो जाता। मुझे भी लगा ये 26 वैक्यूम क्लीनर फ्लूक में बेचा होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज नॉट अ फ्लूक। अगला महीने मैंने 32 बेचा, उसके बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 37, उसके बाद 39, उसके बाद 41, उसके बाद 43। लेकिन जब तक मैं एक सेल्समैन था, पिछले महीने से कम मैंने कभी नहीं बेचा। तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर विथ 4 बॉयज अंडर मी। आई वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज नंबर 1 ग्रुप लीडर। तो उन्होंने बना दिया मेरे को सेल्स सुपरवाइजर। आई वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर। सो उन्होंने बना दिया मेरे को ब्रांच मैनेजर। I went on to become India's number 1 branch manager. Then I became deputy divisional sales manager, senior divisional sales manager, area sales manager, and I then became regional sales manager of Eureka Forbes. 1994 में मैंने यूरेका छोड़ा और सीज फायर एक्सटिंग्विशर, लाल कलर का जो सीज फायर है, फायर एक्सटिंग्विशर, उस कंपनी का डीजीएम बना और फिर उसके बाद जनरल मैनेजर बना। और उसके बाद उस कंपनी के बाद मैं टीम प्रोडक्टिविटी बोल के दिल्ली बेस्ड ट्रेनिंग कंपनी में ज्वाइन किया एज वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, और फिर उस कंपनी का डायरेक्टर बना। और एग्जैक्टली 7.5 साल पहले स्मार्ट कंसल्टेंसी बोल के मेरा खुद का ट्रेनिंग कंपनी हमने शुरू किया। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरा जो पहला सैलरी था वो 500 रुपीज का था। तब मैंने एक लक्ष्य रखा कि अब मेरे को 500 रुपीज नहीं चाहिए महीने का, मुझे 5000 रुपीज करना है। तो आई केप्ट अ टारगेट, लक्ष्य रखा, पर्पस रखा, टारगेट रखा, और मैं 5000 रुपए के पीछे भागा 5000 महीने का कमाता। जब मैं 5000 का कमाता था 1-2 महीना, और मैंने बोला अब मैं 5000 नहीं कमाऊंगा, और फिर मैंने लक्ष्य रखा 25,000 अ मंथ, भागा फिर 25,000 रुपया महीने का कमाता था। और उसके बाद मैंने बोला कोई भी आदमी को कोई भी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, 25,000 पे रुकना नहीं है। फिर मैं भागा, फिर 50,000 महीने का कमाता। जब मैं 50 महीने का कमाता, मैंने अगला लक्ष्य और अगला पर्पस, अगला टारगेट रखा कि मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा। फिर मैंने रखा 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। जब मैं 5 लाख रुपया महीने का कमाता था, मैं बड़ा बोर हो गया। मैं बोला यार ये भी कोई कमाई है 5 लाख रुपया महीने का, तो अभी ये महीने का चक्कर नहीं चाहिए, मेरे को दिन का चाहिए। महीने में 5 लाख तो कोई भी कमा ले, अपने को दिन का चाहिए। तो मैंने टारगेट रखा अभी दिन का मैं 3000 कमाऊंगा। जब मैं दिन का कमाता 3000, फिर मैं भागता था, फिर मैं टारगेट रखा 5, फिर 5000 दिन का कमाता, फिर मैं 10,000 का टारगेट रखा, फिर 10 रखा, फिर उसके बाद 25,000 महीने का, फिर दिन का, फिर 30, 40, 45, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130। आजकल मैं 1.5 लाख रुपीस दिन का कमाता हूं, और अभी मेरे को मजा नहीं आ रहा है। ये दिन का तो कोई भी कमा सकता है 1-1.5 लाख रुपया, अभी मेरे को घंटे का चाहिए। एंड माई नेक्स्ट टारगेट इज 1 घंटे का 1 लाख रुपया, और 3 साल के बाद 2009 में 1 घंटे का 5 लाख रुपया। और आजकल जो मैं किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख रुपए तक लेके जाएगी। ये किताबें मुझे 5 लाख रुपए तक लेके जाएगी। आजकल जो मैं ऑडियो और वीडियो सुन रहा हूं, ये मुझे 5 लाख तक लेके जाएगी, क्योंकि पिछले 23 साल में मैंने वो सब किया जो मैंने डिसाइड किया। ऐसा कोई दिन नहीं रहा, ऐसा कोई महीना नहीं रहा, ऐसा कोई साल नहीं रहा जो बुरा गया, क्योंकि मेरे परमिशन के बिना ये महीना बुरा जा ही नहीं सकता, मेरे परमिशन के बिना ये महीना बुरा जा ही नहीं सकता, मेरे परमिशन के बिना ये साल बुरा जा ही नहीं सकता। अगर आपका कोई भी 3 महीना बुरा गया है तो आपके परमिशन के साथ गया है। कोई भी आदमी कितना भी हो, क्या भी हो, बिजनेस हो, अप एंड डाउन हो, गवर्नमेंट का रूल बदल गया, घर में ट्रेजेडी हुआ, लेकिन इस 23 साल में मैंने ऐसा कोई महीना नहीं देखा, ऐसा कोई साल नहीं देखा। और मेरा आपसे वादा है कि मैं और 53 साल इस दुनिया में रहने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डाई, आई एम 42 years old, आई एम गोइंग टू डाई एट 95, आई एम गोइंग टू डाई एट 95, एंड टिल 95 आई विल नॉट हैव अ बैड ईयर, आई विल नॉट हैव अ बैड मंथ, एंड आई विल नॉट हैव अ बैड वीक, बिकॉज मैं वो होने नहीं दूंगा, मैं वो होने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जावे,
अभी समझो मैं यहां से जाते जाते बंबई में जाते जाते गाड़ी में, अभी यहां से आज रात को हम बंबई वापस जाएंगे, अपना इनोवा मीट्स विद अ मेजर एक्सीडेंट, मीट्स विद अ मेजर एक्सीडेंट इन लाइफ, यू नो, एंड उसमें यू नो सब लोग बच गए और मेरा ये 2 पैर है आज रात को उन्होंने काट दिया और मेरे को कल सुबह व्हील चेयर में डाल दिया। लेकिन मेरा एक टारगेट है, यू नो, ऑन 29th of September 2007 मेरा मर्सिडीज बेंज 70 लाख रुपए का मर्सिडीज मेरे को लेना है ऑन 29th of September 2007। पैर है या नहीं है, वो मर्सिडीज तो आएगी 100%, ये बात पक्का है। क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा ये तारीख को, प्रोवाइडेड माई लेग इज देयर। हम में से कई लोग क्या हो जाता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो अपना टारगेट को भूल जाते हैं, अपना जो गोल है, लक्ष्य है, जो हमने सोचा था उससे हम हट जाते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया। और लाइफ में तो ऊपर नीचे होना है। किसने कहा था कि तुम्हारा पैर तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगा? किसने कहा था कि तुम्हारा अगर बच्चा है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? किसने कहा था कि अगर तुम्हारा हस्बैंड है तो उसको कैंसर नहीं होगा? किसने कहा था अगर धंधा है तो डाउन नहीं होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मन में बात ठान लो तो लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लाइफ में जितने भी मैंने टारगेट रखे, मैंने मतलब पहला मैं अपना ट्रेन में जाता था तो मैंने टारगेट रखा कि ये तारीख को मैं सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज लूंगा, और वही तारीख को मैंने कावासाकी बजाज लिया। जो तारीख को मैंने कावासाकी बजाज लिया वो दिन मैंने कहा कि अभी फर्स्ट हैंड राजदूत 175 लूंगा। जो तारीख को मैंने वो लिया, मैंने बोला कि अगला मेरा टारगेट है सेकेंड हैंड मारुति 800। डेट डाल दिया और उसके बाद ले लिया अगला फर्स्ट हैंड मारुति 800 एयर कंडीशन। अगला टारगेट वाज ऑन September 14, 2000 एस्टीम गाड़ी लेना। सब तारीख के साथ। जो दिन मैं एस्टीम लेके महालक्ष्मी टेंपल से पूजा करके नीचे उतर रहा था, मेरी भाई बीवी बाजू में बैठी थी। मैं बोला अगला टारगेट कौन सा? उसने कहा हुंडई सोनाटा लेंगे 15 लाख रुपए का। मैं बोला डेट डाल देते हैं 18 दिसंबर 2002। हमने वो गाड़ी ले लिया। एवरीथिंग इज विद डेट। जो घर लेना है वो डेट है मेरे पास, अपना अगला ऑफिस कहाँ चालू हो रहा है उसका डेट है मेरे पास। जो मैंने तय किया उसके हिसाब से हुआ है। एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप में से कितने लोगों के पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है कि आपका अगला घर ये तारीख को इनॉग्रेट हो रहा है, इतने बजे और इतने तारीख को हो रहा है। आपका अगला गाड़ी कौन सा है, ये कलर का होगा और ये तारीख को लूंगा। आपका अगला फॉरेन ट्रिप कब होगा, ये तारीख को होगा, ये दिन होगा, इतने लोगों के साथ और ये करेंगे। कितने लोगों के पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3। यहां पर 800 लोग बैठे हुए हैं और 3 लोगों के पास उनका लक्ष्य, उनका पर्पस क्लियर है। उनको मालूम है कि वो कहां जा रहे हैं। One of the biggest loss of lifetime growth is to know where you want to go. If you don't know when you want to buy, what you want to buy, फिर कोई भी डेट चलेगा। जब आपको मालूम नहीं कि कहां जाना है, कोई भी रोड चलेगा। जब आपको मालूम है कि आपको अहमदाबाद जाना है कि बड़ौदा जाना है कि सूरत जाना है, आपको क्लियरली मालूम है तो ही आप वो रोड पकड़ सकेंगे। ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई most of the people are unable to achieve whatever they want to achieve. So my dear friends, tell me what is the secret of my success. मैंने लाइफ में हर वो चीज किया जो मुझे करना था, अचीव करना था। सब वो उम्र में, वो डेट पे, वो तारीख को मैंने किया, और जितना बजे बोला उससे पहले ही किया या उतना बजे किया, लेकिन कभी आगे पीछे नहीं किया। मैंने जो डेट बोला उस पे मैंने किया। Why do you think I succeeded? Can anybody tell me? One at a time. Yes, madam. मेरा गोल डिसाइडेड था एंड मैं उसके हिसाब से मूव किया। यस सर। व्हाई डू यू थिंक आई सक्सीडेड? मेरा विजन क्लियर था कि मुझे क्या करना है। यस सर। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू डू। यस सर। आई वैल्यूड माई ओन टाइम। यस मैडम। आई हैड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड दैट इज व्हाई आई वॉज इन अ यस सर। आई हैव ऑलवेज हैड पॉजिटिव थिंकिंग इन माई लाइफ। यस सर। प्रॉपर प्लानिंग। यस सर। आपने डिसाइड किया था कि मुझे मेरे पिताजी के नौकर नहीं बनना है, यू नो। हाँ जी। अपने सपनों को जरूरत बनाया, अपने सपनों को जरूरत बनाया, और वो जरूरत को, यू नो, आई कन्वर्टेड माई डिजायर्स इनटू अ नॉर्मल नीड। यस मैम। यस, जो भी मैंने डिसाइड किया था मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, एंड बिकॉज आई एग्जीक्यूटेड आई वॉज इन अ पोजिशन टू सक्सीड। यस सर। I had a winning attitude. Yes, yes. Your commitment to your dream. Your commitment to your dream. Yes,
एनीबडी एल्स? यस यस। सबकॉन्शियस माइंड को डेलिबरेटली प्लान किया, यानी कि कोई भी ट्रेजेडी हो जावे मैं हारने वाला नहीं हूं। इट इज एब्सोल्युटली प्लान्ड एंड क्लियर। कुछ भी हो जावे, कितना मेजर ट्रेजेडी साथ में झटके आने दो, मैं हारने वाला नहीं हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया गया एंड दैट इज पॉसिबली द रीजन फॉर माई सक्सेस। बट माई डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, you know, one of the reasons for my success is basically, you know, I developed my success pentagon. One of the reasons for my success is a concept called the success pentagon. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 5 चीजों की जरूरत होती है। कोई भी इंसान को 2 करोड़ का बिजनेस से उसको 5 करोड़ पे लेके जाना है, और 5 से उसको 12 करोड़ पे लेके जाना, और 12 से 32 करोड़ पे उसको लेके जाना है, तो उसे 5 चीजों की जरूरत है। कोई भी माँ को अगर आगे बढ़ना है एज ए माँ, अभी कई माँ हैं जो अपने बच्चों को बोलता है इधर आ, तो बच्चा उधर जाता है। मतलब अभी ये माँ को अभी डेवलप होना बाकी है, उसे नया टेक्निक नहीं आता बच्चों को इधर बुलाने का। सो कोई भी माँ को अगर आगे बढ़ना है, कोई भी स्टूडेंट को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई भी बिजनेसमैन को लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई भी प्रोफेशनल को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो 5 चीजों की जरूरत होती है। एंड इट्स नोन एज द सक्सेस पेंटागन। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 इज नोन एज नॉलेज, नंबर 2 इज नोन एज एटीट्यूड्स, नंबर 3 इज नोन एज स्किल्स, number 4 is known as habits, and number 5 is known as strategies. Number 5 is known as strategies. Knowledge, attitude, skills, habits, strategies, ये 5 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। कोई भी बिजनेस में हो आप किराने का दुकान चलाते होंगे, या आप एक सुपरमार्केट चलाते होंगे, या आप एक एक्सपोर्टर होंगे या इंपोर्टर होंगे, मसाला का धंधा होगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, शोरूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना तो 5 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 इज नॉलेज। कैन यू रिपीट इट लाउडली? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सबसे पहला नॉलेज। नॉलेज कोई बता सकता? नॉलेज क्या चीज होती है? व्हाट इज नॉलेज? कोई भी हाथ ऊपर करके मुझे बता सकता है नॉलेज का क्या मतलब है? यस सर। टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। यस एनीबडी एल्स? व्हाट इज नॉलेज? यस, टू नो माई सराउंडिंग्स, नॉलेज अबाउट सराउंडिंग। यानी मैं एक बिजनेसमैन हूं और आजू बाजू में मेरा सराउंडिंग में क्या हो रहा है। अच्छा, बैंकों में पहला कैशियर पैसा देता था, अभी एटीएम आ गया। अच्छा, पहला पान वाला एयर कंडीशन नहीं हो रहा था, अभी वो एयर कंडीशन में आ गया। हाँ, पहला वो डामर का दुकान होता था, हार्डवेयर में एसी नहीं होता, आजकल एसी आ गया। अच्छा, टू नो अबाउट योर सराउंडिंग इज नॉलेज। अच्छा, साहब बोल रहे हैं कि टू नो अबाउट द सराउंडिंग इज नॉलेज। यस, व्हाट इज नॉलेज? डे टू डे लर्निंग। यस सर। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले A to Z की सारी जानकारी लेके प्लानिंग करके पूरा नॉलेज वही करेक्ट, राइट। साहब कह रहे हैं कि किसी भी चीज को चालू करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना और उसकी समझ को अपने अंदर डाल देना, एंड दैट इज नॉलेज। आई विल गिव यू अ सिंपल फॉर्मूला। नॉलेज इज नथिंग बट व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट आवरसेल्व्स। Knowledge is what we know about the whole world and about ourselves. दुनिया के बारे में जो अपने को मालूम है और अपने बारे में जो अपने को मालूम है, ये अपना नॉलेज है। मिसाल के तौर पे आज से कई साल पहले 1986 में जब गुप्ता साहब मेरे ब्रांच मैनेजर होते थे और मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन होता था, एक दिन उन्होंने 100 जन को बिठा दिया और मेरे को पकड़ के बोल दिया खड़ा कर दिया और बोले इनसे बात कर, अपने सक्सेस के बारे में इनसे बात कर। 100 लोग मेरे सामने उन्होंने खड़ा कर दिया और मेरे को बोला कि सक्सेस के बारे में इनके साथ बात कर। मेरे मुंह से एक वर्ड ना निकला, आंख में से आंसू आ गए, पानी आ गया, कान में से धुआं आ गया, लेकिन मेरे मुंह से एक वर्ड ना निकला। वो दिन 2:30 हुआ था, 2:31 पे जब ये बात हुई, मुझे नॉलेज हो गया अपने बारे में। नॉलेज इज व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ। अपने बारे में नॉलेज हो गया कि संतोष नायर
तुझे पब्लिक के सामने बात करना नहीं आता। मेरे को नॉलेज हो गया। जैसे ही मेरे को नॉलेज हो गया, वो रात में सो न सका। मैं बोला ये तो बड़ा ट्रेजेडी हो गया है, अपने को पब्लिक के सामने बात करना नहीं आता। नॉलेज इज व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड द होल वर्ल्ड। और मैंने दुनिया में देखा था बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स, वो दिन एहसास हो गया अपने को नहीं है। वो रात सो न सका, अगला दिन उस जमाने में जो पब्लिक स्पीकिंग बंबई में सिखाने वाले बड़े गुरु थे, एंड वो थे प्रमोद पालेकर। अगला दिन मैं उसके पास गया, प्रमोद पालेकर, मतलब पालेकर साहब, पब्लिक के सामने खड़े रहने के टाइम पे हाथ पैर हिलती है और मुंह से एक वर्ड नहीं आता। बोलते कोई टेंशन नहीं लेने का, 3,500 रुपया इधर रख, सिखा देता हूं तेरे को। 9 मंडे आना, 7 to 9, 7 to 9, 7 to 9, 9 मंडे आना, तेरे को टाइगर बना दूंगा पब्लिक के सामने। जैसे ही मैंने 3.5 रखा, थोड़ा थोड़ा आने को चालू हो गया। So I learned about public speaking. उसी तरह से जब मैं घर घर में जाता था वैक्यूम क्लीनर लेके, तो 100 दरवाजे पे नॉकिंग करता था और आई यूज्ड टू से समथिंग, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं एंड ठड़ैंग आदमी दरवाजा बंद करता। लाइन से 100 आदमी लोग दरवाजे बंद करते थे। तो मुझे नॉलेज हुआ, इस साला मेरे को एंट्री नहीं मिल रहा है, मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरा टेक्निक नहीं चल रहा है। मुझे नॉलेज हुआ, और जैसे ही मुझे एहसास हुआ 4-5 दिन के बाद, मैंने एक दिन काम बंद कर दिया और सीधा मैंने बुक खरीदा जिग जिगलर का क्लोज 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 एंड क्लोज 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 बोल के बुक लिया। और उसके अंदर उन्होंने ओपनिंग के बारे में या दरवाजे पे कैसे नॉक करना और क्या डायलॉग मारना है, उन्होंने उस बुक में लिखा था। जैसे ही मैंने वो सब पढ़ा तो मेरा जो नॉलेज हुआ, और फिर मेरे को एंट्री जल्दी जल्दी मिलने चालू हो गया। मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी था। 1989 की बात करता हूं। बंबई का एंग्री यंग मैन माना जाता था, यूरेका का सबसे खतरनाक ब्रांच मैनेजर माना जाता था। बहुत ही गुस्से वाला, बोले तो नाक पे बैठता था गुस्सा। और इसकी वजह से मेरे ब्रांच में बहुत रेजिग्नेशंस हो रहे थे। 5 आदमी आ रहा है, 4 जा रहा है, 4 आ रहा है, 3 जा रहा है, 3 आ रहा है, 2 जा रहा है, मतलब जाना तय है। और मैं देख रहा हूं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मैं लोगों को रख नहीं पा रहा हूं। मैं गुस्से वाला हूं। और हर टाइम जब भी एग्जिट इंटरव्यू होता था तो यह पता चला कि नायर साहब बड़े गाली देते हैं, माँ बहन सब पे गाली देते हैं, और इसके वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, और इनके गुस्से की वजह से लोग रहना नहीं चाहते। तो मुझे नॉलेज हो गया कि साला स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। जब मुझे नॉलेज हो गया मेरे बारे में, तो मैंने कहा कि अब नहीं ऐसा चलेगा, एंड आई वांट टू रिटेन माय पीपल। उस जमाने में एंगर के ऊपर सिखाने वाले गुरु माना जाता था प्रोफेसर किशोर फड़के। प्रोफेसर किशोर के पास गया और मैं बोला, सर मिनट मिनट पे गाली आता है, मिनट मिनट पे गुस्सा आता है, कोई भी आदमी को देखे मेरे को आदमियों से नफरत हो गया शायद। बोलते कोई टेंशन नहीं, 10,000 रख। जैसे वो 10,000 रखा, 20-25% मतलब एंगर जो है उधर ही कम हो गया। और फिर उसके बाद मैं एक एक करके लाइफ में करीबन 35 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। मेरे को याद है कि मेरे को चीजें याद नहीं रहती थी, मेमोरी, मतलब बहुत सारे सेल्समैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को याद नहीं रहता था नाम पब्लिक का। तो मैंने मेमोरी टेक्निक के ऊपर कोर्स किया। मैं जब किसी को एज ए लीडर, मैं जब लोगों को बुलाता था तो इफेक्टिवनेस नहीं था वो बुलाने में, तो मैंने लीडरशिप कोर्स किया। इस तरह से जब जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, तब तब मुझे नॉलेज हो गया कि मेरे में कोई कमी है। और जैसे जैसे मैंने एक कमी को या तो कोई बुक पढ़ के निकाला, कोई ऑडियो वीडियो सुन के निकाला, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके निकाला, या तो फिर वो फील्ड में जो उस्ताद है उसके साथ बैठ के सलाम मार के उसके पीछे आगे पीछे घूम के उसके एक क्वालिटी को अपन ने डाल के हमने अपना नॉलेज का जो फाउंडेशन है वो बहुत बनाया। सो कहने का मतलब है कि जब जब आपको मालूम होता है अपने बारे में कुछ,
दैट इज योर नॉलेज. तो नॉलेज इज वॉट आई नो अबाउट द वर्ल्ड. तो मैं थोड़े दिन पहले ऐसे बैठ के देख रहा था, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत काम करता हूं, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितने लोग हैं यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं इंश्योरेंस. जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में कमीशन जो है 50% से 60% कम होने वाला है. आने वाले 5 सालों के अंदर आपका कमीशन, मां कसम मैं यहां बोलता हूं, आधा होने वाला है. आधा होने वाला है. तो ये बात मेरे को समझ में आई कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने भी मिडिल मैनेजर से उनका नौकरी जाएगा 6-7 साल में, और जो भी लोग हैं उनका इनकम विल बी रिड्यूस्ड बाय 50%. जब मुझे ये नॉलेज हुआ, हाउ डिड आई कम टू नो? क्योंकि मैंने एक ट्रेंड्स पढ़ा था डैन सलीवन का, 12 चीज जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में 12 चीजें क्या होने वाला है, द 12 प्रेडिक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 10 years. वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे एहसास हो गया कि इनका इनकम तो कम होने वाला है. जैसे ही मुझे नॉलेज हो गया, मैंने उसके ऊपर पढ़ाई चालू की और मेरा नजर पहुंच गया एक ऐसे किताब के ऊपर जहां पर मुझे वो किताब ने आंसर दे दिया. और उस किताब का रिस्पांस में मैंने एक बंबई में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है कमोडिटाइजेशन चैलेंज. कमोडिटाइजेशन चैलेंज यानी कि आज पूरी दुनिया में मारा मारी चालू है एक ही चीज के ऊपर, भाव के ऊपर, प्राइस. वो 10 में बेच रहा है तो कोई 9 में काट रहा है, और 9 वाला 8.5 में बेच रहा है, 8.5 वाला 7.25 में बेच रहा है, और फिर 8.5 से 8.25 में आ रहा है. भाव को कम किया जा रहा है, और भाव को कम करके मार मार के कम करके लड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यू विल मेक अ लॉट ऑफ लॉस इन द फ्यूचर. देयरफॉर अपने भाव पे कैसा बेचने का, और लोगों को कैसे इन इंडस्ट्री चार्ज करने का. यानी कि आज आपको किसी ने प्रीमियम दिया 1 लाख रुपया का, तो आपको 20,000 रुपया उसमें समझो प्रीमियम में से आपको कमीशन मिला. आने वाले दिनों में आपको कस्टमर को कैसे चार्ज करना है. बंबई में आजकल मैं ये सिखाता हूं कि कुछ भी फ्री में नहीं देने का, अपना प्रेजेंटेशन भी फ्री में नहीं देने का. पहला रोकड़ा अंदर करने का, फिर मुंह खोलने का. रोकड़ा लेकिन अंदर पहला कैसा करे, उसके ऊपर ये पूरा कार्यक्रम है. तो मेरा नॉलेज ने मुझे वहां तक भी लेके गया. देयरफॉर आज के तारीख में मेरे को पूरा पैसा नहीं देता है तो मैं मुंह ही नहीं खोलता. पैसा देखने के बाद आइडिया आता है मेरे को. उसके पहले कोई भी मेरे को ऐसा मिल जावे तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जैसे नोट देखा बराबर आइडिया आता है. देयरफॉर फ्री में कोई चीज देने का नहीं, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 फ्री, ये सब चक्कर चलाने का नहीं. लेकिन चक्कर इसलिए ही चलाना पड़ता है क्योंकि अपने पास ये करने का नॉलेज नहीं है. जब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसा बेचने का, जैसा मैं 100% एडवांस लेता हूं, 100%, 3 महीने के बाद प्रोग्राम, लेकिन रोकड़ा पहला लेता हूं.